नमस्ते। आपका फिर से स्वागत है लघु कथा ऑडियो बुक में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अमृता प्रीतम की पंजाबी कहानी मणिया का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनते हैं ये कहानी। संध्या गहरानकु थी जब विद्या के पति जयदेव अपने काम से वापस आए और विद्या ने घर का दरवाजा खोलते हुए देखा कि उनके साथ एक अजीब सा दिखता हुआ आदमी था। मैला सा कुर्ता पहने हुए एक लंबा सा व्यक्ति। विद्या ने कुछ पूछा नहीं, पर कुछ पूछती हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। जयदेव हल्का सा मुस्कुरा दिए, फिर विद्या से नहीं उस आदमी से कहने लगे, ये बीवी जी हैं, बहुत अच्छी हैं, तुम मन लगाकर काम करोगे तो बहुत खुश होगी। घर के भीतर आते हुए जयदेव ने बरामदे में पड़ी हुई एक चटाई की ओर देखा और उस आदमी से कहने लगे, तुम यहां बैठो। और घर के बड़े कमरे की ओर जाते हुए विद्या से कहने लगे, तुम चाहती थी ना कि काम के लिए कोई ऐसा आदमी मिले जो खाना पकाना भले ही न जानता हो मगर ईमानदार हो। कुछ घबराई सी विद्या ने उनसे पूछा, अरे इसे कहां से पकड़ लाए? आहिस्ता बोलो, जयदेव ने कमरे के दीवान पर बैठते हुए कहा और पूछा, मनु कहां है? खेलने गया है, अभी आता होगा। लेकिन ये आदमी, जयदेव कहने लगे कि मनु से एक बात कहनी है। ये बहुत सीधा आदमी है लेकिन डरा हुआ है, खासकर बच्चों से। मेरे दफ्तर के शर्मा जी हैं, उनके पास था। वे इसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके वश की बात नहीं। उनके 5 बच्चे हैं, एकदम से शरारती। इसका कद जरा लंबा है ना, तो वे इसे शुतुरमुर्ग कहकर परेशान करते थे। शर्मा जी की पत्नी भी तेज मिजाज की है। ये कितनी बार उनके घर से भाग जाता था, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं था तो फिर से वहीं आ जाता। अरे लेकिन ये कुछ सीख भी पाएगा, विद्या कहने लगी। तब जयदेव ने कहा कि ऊपर के काम तो करेगा ही, घर की सफाई करेगा, बर्तन करेगा, फिर देखेंगे। बस मनु को अच्छी तरह समझा देना, वो इससे बदसलूकी न करे। हां, एक प्याला चाय तो दे दो, और सुनो, उसे भी चाय पूछ लेना। विद्या कमरे में लौटने को हुई, फिर भीतर के छोटे कमरे में जाकर एक कमीज पाजामा निकाल लाई और हाथ में साबुन का एक टुकड़ा और एक पुराना सा तौलिया लेकर बाहर चटाई पर बैठे हुए उस आदमी से पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और विद्या कुछ खामोश रहकर कहने लगी, देखो, आंगन में उस दीवार के पीछे एक नल है, वहां जाकर नहा लो। अच्छी तरह साबुन से नहाना और ये कपड़े पहन लो। वो आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार डरी सी आंखों से ऊपर को देखा, परंतु विद्या के हाथ से कपड़े नहीं लिए। इतने में जयदेव उठकर आए और बोले, मणिया उठो, जैसे बीवी जी कह रही हैं, ये कपड़े ले लो और वहां जाकर नहा लो। पास में खड़ी विद्या मुस्कुरा दी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, मणिया। मणिया ने आहिस्ता से उठकर विद्या के हाथ से कपड़े भी ले लिए, साबुन और तौलिया भी, और वहां जहां उन लोगों ने संकेत किया था, आंगन में बनी एक छोटी सी दीवार की ओर चल दिया। विद्या ने रसोई में जाकर चाय बनाई। मणिया के लिए एक गिलास चाय वहां रसोई में ही रख दी और बाकी चाय 2 प्यालों में डालकर बड़े कमरे में चली आई। और फिर जब मणिया नहाकर कमीज पाजामा पहनकर रसोई की तरफ आया तो विद्या ने उसे चाय का गिलास देते हुए एक नजर हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराती हुई बड़े कमरे में जाकर जयदेव से कहने लगी, जरा देखो तो उसे, आप पहचान नहीं सकेंगे। अरे अच्छी खासी शक्ल का है और जवान भी है। मैं तो समझी थी कि बड़ी उम्र का है। कुछ ही दिनों में विद्या इत्मीनान से अपने पति से कहने लगी कि एकदम कहना मानता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन दिन भर घर की सफाई में लगा रहता है।
मनु से थोड़ी थोड़ी बात करने लगा है। वो इसे अपनी किताबों से तस्वीरें दिखाता है तो ये खुश हो जाता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अकेले में बैठता है तो अपने आप से कुछ बोलता रहता है, लगता है थोड़ा सा पागल है। घर की दीवार से सटा हुआ एक नीम का पेड़ था। मणिया जब भी खाली होता उस पेड़ के नीचे बैठा रहता और आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह बोलता था कि अगर कोई पास से गुजरे तो देख सकता था कि वो अकेला बैठा आहिस्ता जैसे किसी से बातें कर रहा हो, और वो भी कुछ गुस्से में। विद्या को उसका ये रहस्य पकड़ में नहीं आता था, और एक दिन पेड़ के मोटे से तने की ओट में होकर विद्या ने सुना कि वो मणिया एक दुख और गुस्से में न जाने किससे कह रहा था, सब काम खुद ही करती है, साग सब्जी कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं सिखाती, आटा भी मलने नहीं देती है। विद्या से रहा नहीं गया, वो जोर से हंस दी और पेड़ की ओट से बाहर आकर कहने लगी, मणिया तुम खाना पकाना सीखोगे, आओ मेरे साथ आओ। अरे मेरी शिकायत किससे कर रहे थे, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मणिया शर्मिंदा सा नीम से झड़ती हुई पत्तियां बुहारने लगा। मणिया अब साग पकाने लगा था और बाजार से खरीद कर भी लाने लगा, सब्जी भी काटने लगा था। एक दिन बाजार से भिंडी लानी थी। मणिया बाजार गया तो करीब 1 घंटा लौटा ही नहीं, और आया तो उसके हाथ के थैले में बहुत सारी छोटी छोटी और ताजी भिंडियां थी। लेकिन उसका सांस ऐसे फूल रहा था जैसे कहीं से भागता हुआ आया हो, और आते ही कहने लगा, देखो बीवी जी कितनी अच्छी भिंडी लाया हूं, पास वाले बाजार से नहीं उस दूर बड़े बाजार से लाया हूं। विद्या ने भिंडी को धोकर चलनी में डाल दिया पानी सुखाने के लिए, और कहने लगी, भिंडी तो बढ़िया है, क्या इस बाजार में नहीं थी? मणिया कहने लगा, अरे इस बाजार में जहां आप लोग सब्जी लेते हैं ना, वो आदमी बहुत खराब है, उसके पास पकी हुई और बासी भिंडी थी, और वो कहता था मैं वहीं से ले जाऊं, और साथ में मुझे जहर भी देता था। जहर? विद्या चौंक गई और मणिया की ओर ऐसे देखने लगी जैसे वो आज बिल्कुल पगला गया हो। पूछा, वो तुम्हें जहर क्यों देने लगा? मणिया जल्दी से बोल उठा, इसलिए कि मैं उसकी सड़ी हुई भिंडी खरीद लूं। कहता था मैं जो सब्जी देता हूं तुम चुपचाप से ले लिया करो, और रोज के मैं तुम्हें 20 पैसे दूंगा। इस तरह के पैसे जहर होते हैं, जहर। विद्या मणिया की ओर देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुराकर पूछने लगी, ये तुम्हें किसने बताया कि इस तरह के पैसे जहर होते हैं? मणिया कहने लगा, मां ने कहा था, जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझे दूसरे के बाग से आम तोड़कर लाने को कहा था। मैं तोड़ लाया। उस आदमी ने मुझे 50 पैसे दिए थे, और जब मैंने मां को कहा तो मां कहने लगी, तू ये जहर नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसी को दे आओ, और फिर से किसी के कहने पर तू चोरी नहीं करेगा। विद्या चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई थी। उस दिन उसने मणिया से पूछा, अब तुम्हारी मां कहां है? तुम उसे गांव में छोड़कर शहर क्यों आए हो? मां के नाम पर मणिया बहुत देर तक चुप रहा, फिर कहने लगा, मां नहीं है, मर गई। मेरा गांव में कोई भी नहीं है। दिन गुजरते गए और विद्या को लगने लगा कि जैसे मणिया को अब इस घर से मोह हो गया है, खासकर मनु से, जो उसे पास बैठाकर कई बार कहानियां सुनता है। और एक दिन जब मनु ने किसी बात की जिद में आकर रोटी नहीं खाई, तो विद्या ने देखा कि मणिया ने भी रोटी नहीं खाई थी। एक दिन शाम को विद्या ने अपनी अलमारी खोलकर हरे रेशम का एक सूट निकाला, जो उसे कल सुबह कहीं जाने के लिए पहनना था। उसने देखा कि कमीज पर कितनी ही सलवटें थी। उसने मणिया को कहा कि जाओ अभी ये कमीज प्रेस करवा के ले आओ, और बिंदिया से कहना कि अभी चाहिए। मणिया गया
पर उल्टे पांव लौट आया और कमीज पलंग पर रख दी। विद्या ने पूछा, क्या हुआ? बिंदिया ने कमीज प्रेस नहीं की? वो नहीं करती। मणिया ने बस इतना ही कहा और रसोई में जाकर बर्तन मलने लगा। विद्या ने फिर आवाज दी, मणिया, मणिया क्या हुआ? वो क्यों नहीं करती प्रेस? जाओ उसे बुला कर लाओ। मणिया उसी तरह बर्तन मलता रहा, गया नहीं। तो विद्या ने फिर कहा। जवाब में मणिया कहने लगा, साहब आते ही होंगे, मुझे आटा मलना है, अभी दाल भी पकी नहीं, अभी चावल बीनने हैं और मनु साहब ने कुछ मीठा पकाने को कहा है अभी। विद्या हैरान थी, आज मणिया को क्या हो गया? उसने आज तक किसी भी काम में आनाकानी नहीं की थी। और विद्या ने उससे कुछ ऊंची आवाज में कहा, मैं देख लूंगी रसोई का काम, तुम जाओ और बिंदिया को अभी बुला कर लाओ। मणिया बर्तन छोड़कर गया, लेकिन उल्टे पांव लौट आया। कहने लगा, वो नहीं आती, और फिर चुपचाप बर्तन मलने लगा। विद्या की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी, जाने क्या हुआ, बिंदिया ऐसी तो नहीं थी। इतने में दरवाजे की ओर से बिंदिया की पायल सुनाई दी और वो हंसती हंसती अंदर आकर कहने लगी, आप मुझे कमीज दीजिए, मैं अभी प्रेस किए लाती हूं। विद्या ने पूछा कि हुआ क्या है, तो बिंदिया हंसने लगी, मणिया से पूछो। पर वो तो कुछ बताता ही नहीं। विद्या ने कहा और भीतर जाकर कमीज ले आई। उसने फिर मणिया की ओर देखा और पूछा, बोलो मणिया, क्या बात हुई थी? तू तो कहता था कि वो प्रेस नहीं करती, और देखो वो खुद लेने आई है। मणिया ने न इधर को देखा और न कोई जवाब दिया। बिंदिया हंसती रही और फिर कहने लगी, बात कुछ नहीं थी। जब भी ये आपके कपड़े लेकर आता था तो मैं मजाक में कहती थी, देखो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले ये प्रेस करूंगी फिर तुम्हारे कपड़े, अगर अभी करवाने हैं तो नाच कर दिखाओ। और ये हंसता भी था और नाचता भी था, और मैं सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपके कपड़ों पर प्रेस करने लगती। किंतु आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसे नाचने को कहा तो ये वहां से भाग आया। मैंने मजाक में कहा कि अब मैं कमीज प्रेस नहीं करूंगी। विद्या चुपचाप सुनती रही और कहने लगी, और क्या बात हुई थी? बिंदिया हंसते हंसते कहने लगी, और तो कोई बात नहीं हुई थी, आज तो इसे मेरी मां ने एक लड्डू भी दिया था खाने को, लेकिन ये लड्डू भी वहां छोड़ आया। अरे तुम काहे का लड्डू खिला रही थी? विद्या ने मुस्कुराकर पूछा। तो बिंदिया कुछ सकुचाती सी कहने लगी, मेरी सगाई हुई है, मां ने इसे वही लड्डू दिया था। बिंदिया ये कहकर चली गई, कमीज प्रेस करके लाई और फिर से जाती बार मणिया को कहती गई, अरे तू आज किस बात से रूठ गया? मणिया ने उसकी ओर नहीं देखा, खामोश दूसरी ओर देखता रहा। रात हुई, सबने खाना खाया। मनु ने रोज की तरह मणिया को बुलाकर कुछ तस्वीरें दिखाई, पर मणिया सबकी ओर कुछ इस तरह देखता रहा जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान न पा रहा हो। सुबह की चाय मणिया ही सबको कमरे में देता था, सूरज निकलने से पहले। लेकिन सूरज की किरण खिड़की में से विद्या की चारपाई तक आ पहुंची थी। तब भी कहीं पर मणिया की आवाज नहीं आ रही थी। विद्या जल्दी से उठी, रसोई घर में गई, पर मणिया वहां नहीं था। जयदेव भी उठे, देखा कुछ परेशान हुए, पर विद्या ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बाहर नीम के पेड़ तले देखती हूं, वो जरूर वहीं होगा। और जिस तरह एक बार विद्या ने होले से जाकर पेड़ के तने की ओट में होकर मणिया को देखा और सुना था, उसी तरह विद्या वहां गई तो मणिया सचमुच वहीं था, अपने में खोया सा, कहीं अपने से बाहर बहुत दूर, और कांपते होठों से बोलते जा रहा था, जाओ जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी अलसी हो, तुम भी अलसी हो, तुम वही हो, अलसी अलसी हो तुम, जाओ जाओ, चली जाओ। विद्या ने मणिया के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कुछ इस तरह बोली जैसे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां झड़ रही हो। अलसी कौन थी? वो कहां चली गई? मणिया की आंखें
कुछ इतनी दूर देख रही थी कि पास कौन खड़ा था उसे पता नहीं चल रहा था। पर एक आवाज थी जो फिर कर उसके कानों से टकराती थी। कौन थी अलसी? कौन थी? मणिया अपने में खोया सा बोलने लगा। वो मेरे साथ खेलती थी। हम दोनों जंगल में खेलते थे। कहती थी नदी के पार जाओ और उस पार की बेरी के बेर तोड़ कर लाओ। और मैं नदी में तैर जाता था और दूसरे किनारे पर से बेर लाता था। वो कहां चली गई? विद्या की आवाज हवा के झोंके की तरह उसके कानों में पड़ी तो वो कहने लगा, अलसी का ब्याह हो गया, वो चली गई। विद्या ने मणिया के कंधे को झकझोरा, कहा, चलो उठो। मणिया ने एक बार विद्या की ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। विद्या ने एक बार फिर पूछा, अलसी ने जाते समय तुम्हें कुछ नहीं कहा था? मणिया अपने बदन पर झरती नीम की पत्तियों को मुट्ठी में भरता हुआ कहने लगा, आई थी ब्याह के लड्डू देने। और मणिया ने मुट्ठी खोलकर नीम की पत्तियों को जमीन पर बिखेरते हुए कहा, मुझे लड्डू खिलाती है। विद्या ने उसके सिर पर से नीम की पत्तियां झाड़ते हुए कुछ जोर से कहा, अब उठो, चलो चाय बनाओ। मणिया एक फर्मा बरदार की तरह उठ खड़ा हुआ और घर में जाकर चाय बनाने लगा। वो छुट्टी का दिन था। विद्या को और जयदेव को आज कहीं बाहर जाना था। चाय पीकर मनु को घर में छोड़कर चले गए। दोपहर ढलने लगी थी। जब वे दोनों वापस आए तो घर में मनु था पर मणिया नहीं था। मनु ने बताया उसे खाना खिलाया, फिर कहीं चला गया, अभी तक आया नहीं। जयदेव उसकी तलाश में घर से निकलने लगे तो विद्या ने कहा, आपको नहीं मिलेगा। वो आज दूसरी बार अपना गांव, अपना घर छोड़कर चला गया है। जयदेव ने विद्या की ओर देखा और पूछा, क्यों? विद्या कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है।